हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों चैप्टर 7 चल रहा है, जिसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और आज के इस लेक्चर में आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न सीखने वाले हैं। जैसे हमारे पास कोई प्रत्यावर्ती धारा है, उसमें विशुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तो उसका प्रतिघात क्या होता है, इसे हमको निकालना है। साथ में फ्रेजर आरेख व कालांतर भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इसलिए प्रश्न भी लिख दिया जाता है ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें विशुद्ध संधारित्र जुड़ा हो। संधारित्र का पहचान क्या होता है, ये हमारा संधारित्र है और ये किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जुड़ा है। ठीक है, ये हमारा कोई ना कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होगी जिसके साथ ये जुड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको हम सी लिख सकते हैं, क्योंकि संधारित्र की कुछ ना कुछ धारिता तो होगी। तो सी धारिता वाला एक संधारित्र प्रत्यावर्ती धारा के साथ जुड़ा है। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती बोधता को किस समीकरण से दर्शाते हैं बच्चों, तो V बराबर होता है V0 sin ओमेगा टी। सही है कि नहीं। मुझे क्या निकालना है, प्रतिघात। प्रतिघात क्या कहलाता है, जैसे जब किसी परिपथ में चालक द्वारा अवरोध डाला जाए, चालक द्वारा अवरोध डाला जाए तो चालक द्वारा अवरोध को हम बोलते हैं प्रतिरोध। लेकिन वहीं पे यदि परिपथ में संधारित्र द्वारा अवरोध डाला जाए या कि प्रेरक कुंडली के द्वारा, प्रेरक कुंडली आगे पढ़ोगे आप लोग, आज का तो टॉपिक हमारा संधारित्र जुड़ा हो तब इसमें कितना प्रतिघात होता है, इसका फ्रेजर आरेख, कालांतर सब कुछ यहां पर निकालेंगे। अब यदि इसी संधारित्र के स्थान पर प्रेरक कुंडली जोड़ दे तब पर भी उसके द्वारा भी कहीं ना कहीं कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होगा, है ना, रुकावट उत्पन्न होगी धारा में, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिघात। यानी शुद्ध चालक है हमारे पास और चालक के द्वारा परिपथ में अवरोध डाला जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और यदि संधारित्र या प्रेरक कुंडली के कारण अवरोध डाला जाए, किसके कारण, संधारित्र या प्रेरक कुंडली के कारण अवरोध डाला जाए, तब उसे कहते हैं प्रतिघात। चीजें क्लियर है। इतना याद रखिएगा कि जब एक चालक तार के द्वारा किसी परिपथ में अवरोध उत्पन्न हो उसे प्रतिरोध कहते हैं। संधारित्र या प्रेरक कुंडली के कारण यदि अवरोध हो उसे हम प्रतिघात कहते हैं। प्रतिबाधा, इन तीन, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध है, प्रेरक कुंडली है और संधारित्र है, इन तीन में से कोई दो या दो से अधिक के द्वारा जब अवरोध डाला जाए उसे हम बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। याद हो गया कि भाई साहब प्रतिघात क्या है, जब हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में या तो सी यानी संधारित्र, सी धारिता का एक संधारित्र जुड़ा हो या प्रेरक कुंडली, तो यहां पर हम प्रतिघात निकालेंगे। प्रतिघात क्योंकि सी जुड़ा है मतलब सी संधारित्र की एक धारिता जुड़ी है। तो किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती बोधता को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, अच्छा, अब आपने संधारित्र के सिद्धांत में पढ़ा था कि संधारित्र में जो आवेश देते हैं उसका जो Q बराबर कितना होता है, C इंटू V के बराबर होता है। ठीक है, Q बराबर C इंटू V। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। तो यदि मैं कह दूं Q बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे V का मान तो हमको पता है सर, V का मान कितना है, V0 sin ओमेगा टी। तो V का मान जब रखोगे तो C और यहां पर V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। संधारित्र में कुल कितना संचित आवेश है ना, संधारित्र को हम कितना आवेश दे रहे हैं, Q बराबर CV होता है और V का मान V0 sin ओमेगा टी। यदि मैं कह दूं V और V0 क्या है, ये तो प्रत्यावर्ती बोधता है, लेकिन V0 जो है अधिकतम मान है, प्रत्यावर्ती बोधता का किसी भी क्षण अधिकतम मान है, शिखर मान जिसे कहते हैं। चीजें क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। मुझे क्या निकालना भाई साहब, प्रतिघात। और सबसे पहली बात तो जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो प्रत्यावर्ती बोधता को समीकरण से हम व्यक्त कर दिए, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। अब हमें प्रत्यावर्ती धारा के लिए भी फार्मूला निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रत्यावर्ती धारा के लिए फार्मूला। तो धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर, समय के साथ आवेश में कितना परिवर्तन हो रहा है। मतलब I बराबर मैं आपसे कहूं तो कहोगे सर I बराबर होता है समय के साथ जो भी आवेश में परिवर्तन होगा, dq अपॉन dt, dq अपॉन dt, ये जो है I है। तो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है जहां पे एक सी संधारित्र का एक धारिता जोड़ दिया और किसी क्षण इस पर प्रत्यावर्ती बोधता को मैंने लिया V बराबर V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, और यदि इस संधारित्र में कुछ ना कुछ इस प्रत्यावर्ती बोधता के माध्यम से आवेश देंगे तो कुल आवेश कितना होता है, Q बराबर CV। ये सब कुछ पहले जो चैप्टर मैंने कराया है, विद्युत धारा वगैरह, ये सब कुछ मिल चुका है, समझ रहे। संधारित्र वाला चैप्टर में संधारित्र मिला है, तो संधारित्र आपने पढ़ा होगा तो बनेगा, नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत हो रही होगी। तो ये आवेश ले लिया।
V का मैंने मान रख दिया CV0 sin ओमेगा टी। तो भाई साहब ये मेरा Q आ गया, आवेश आ गया। मुझे धारा निकालना है, तो धारा निकालने का एक फार्मूला होता है कि समय के साथ कितना आवेश में प्रवाह हो रहा है, उसे हम बोलते हैं धारा। क्या बोलते हैं? धारा। अब यदि मैं I बराबर कहूं तो आप कहोगे कि सर Q का मान रख दूं, तो Q का मान कितना हो जाएगा? CV0 या 0 sin ओमेगा टी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बटा dt कर दो। क्या कर दो? dt कर दो। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। चलो थोड़ा सा आप लोग लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो कि माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण कितना होता है? V बराबर V0 sin ओमेगा टी या V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, अब यदि संधारित्र को Q आवेश दिया जाए तो Q बराबर कितना हो जाता है? CV। तो V का मान समीकरण 1 से यहां पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? CV0 sin ओमेगा टी। ये आपका डायग्राम है। C संधारित्र का एक धारिता है, यहां से धारा बह रही है इस डायरेक्शन में। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर मैंने मान रख दिया। इसके बाद बच्चों मैंने आपको कहा कि समय के साथ कितना धारा में परिवर्तन होगा, तो कहोगे I बराबर dQ/dt। धारा बराबर आवेश बटा समय। समय के साथ कितना आवेश बह रहा है, आवेश बहने की दर को ही हम धारा कहते हैं। Q का मान रख दो CV0 sin ओमेगा टी। ठीक, अच्छा, जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे और इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। चलो ध्यान देना, यहाँ पे मेरे पास है I इक्वल कितना है? d/dt CV0 sin ओमेगा टी। ये मेरे पास फार्मूला है। यहां पर जो कांस्टेंट है, जैसे CV0 V0 ये कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा? d/dt sin ओमेगा टी। अब यहां से कैलकुलेशन है, जो बच्चा 11th के फिजिक्स में अवकलन पढ़ा है तो उसको आता होगा कि साइन का अवकलन कितना होता है। साइन का होता है कास। CV0 ऑलरेडी रहने दो, और साइन का अवकलन कास होता है। क्या होता है? कास ओमेगा टी। अब एक चीज और, यहां पे साइन टी का कास टी तो कर देते, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा सामने ले आओ। अवकलन में जो भी कांस्टेंट रहेगा वो सामने आएगा, समाकलन में जो भी कांस्टेंट रहेगा वो नीचे जाएगा। याद रखियो, आगे भी मिलेगा ऐसे ही। अवकलन में जो भी कांस्टेंट है वो सामने आएगा, समाकलन में जो भी कांस्टेंट होता है वो नीचे जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे हमने साइन ओमेगा टी का अवकलन किया तो कास ओमेगा टी कर दिया हमने, लेकिन बच्चों कहीं ना कहीं ये जो ओमेगा ये कांस्टेंट है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में अवकलन। अच्छा, कांस्टेंट किसे आप मान लोगे? जिसके रिस्पेक्ट में अवकलन ना हो रहा हो। जैसे साइन ओमेगा टी है तो हमारा टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो टी हमारा कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ओमेगा कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि ओमेगा का अवकलन नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसको पूरा थीटा मान लिया। भाई ओमेगा टी पूरा थीटा ही है, इसमें से टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो साइन टी का कास टी, लेकिन बीच में फंसा ओमेगा, तो ओमेगा बाबूजी सामने आ गए। यहां तक क्लियर है? चलो अब प्यारे बच्चों, यदि मैं मान के चलूं इसका मान I0 है, यानी I0 अधिकतम वैल्यू है, ये अधिकतम वैल्यू है, और मैं कास को साइन में ही बदलूंगा, क्योंकि धारा भी साइन में ही रहेगा, तभी प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के बीच कालांतर हम गणना कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, या कहां से आ गया सर? तो यहां पर मैं एक फार्मूला लिख देता हूं, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। याद रखियो आप लोग। तो हम कॉस थीटा को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, क्या लिख दिया? साइन 90 प्लस थीटा। एक्चुअल में यदि I बराबर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, π/2 लगा दिया मतलब 90 डिग्री। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ये चतुर्थांश से संबंधित है ना? जो बच्चा मैथ से है तो सब कुछ पता होगा कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, या कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। वो माइनस में हो जाएगा कॉस जब लेंगे, तो हम साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा का फार्मूला प्रयोग किए हैं, क्योंकि कॉस थीटा हमारे पास ऑलरेडी था, इसको हमने 90 प्लस थीटा में कर दिया। ओमेगा टी को क्या कर रहा हमने, है ना, पहले लिख दिया, π/2 को बाद में लिख दिया। I0 क्या है बच्चों? I0 जो है वो शिखर मान है, अधिकतम मान है। कितना है? ओमेगा CV0। ये हमारा क्या है? I0 अधिकतम मान है। जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है, नहीं प्रत्यावर्ती यहाँ पे धारा का वैल्यू निकाल रहे हैं, उसमें से I0 अधिकतम मान है, धारा का शिखर मान जिसे बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों? यहां पर देखो, यहां पर मैंने कांस्टेंट का ये पूरा का पूरा, और साइन ओमेगा टी का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे।
जब साइन ओमेगा टी का अवकलन करते हैं तो होता क्या है, कास ओमेगा टी हो जाता है, ओमेगा कांस्टेंट तो सामने ले आए। ठीक है, हमने आपको बताया कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा देख लो, यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो हमने कॉस को साइन में बदल दिया, तो ये हमारा आ गया ओमेगा सी बी जीरो आई जीरो कर दिया हमने, तो आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? नहीं करते तो क्या जरूरी है कि करना ही है? बच्चों, जो हमारा प्रत्यवर्ती बोलता है उसका मानक समीकरण इतना ही निकल कर आता है, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इस ओमेगा टी के जगह मान बदल सकता है, लेकिन इस फॉर्म में हमको साइन के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, इसलिए हमने कास को साइन के फॉर्मेट में चेंज करा है। कास को हमने साइन के फॉर्मेट में चेंज करा है ताकि हम तुलना कर सके कितना कितना कलांतर है। अब मैंने आपको बताया दिया भैया कि ओमेगा सी भी नॉट या भी जीरो ये आई जीरो है, जिसे हम धारा का शिखर मान कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक क्लियर हो गया हो बच्चों? तो थोड़ा सा मैं आगे चर्चा कर लेता हूं। अभी मुझे दो चीजें दिखाई पड़ी, दो चीजों में कौन कौन सी चीजें? एक आपका मिला भी, एक आपका भी मिला, भी बराबर कितना बच्चों? भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी, यही तो निकला। और एक हमारा मिला आई, आई बराबर आई जीरो निकला साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना। अब देखो कौन कोण में अधिक है, ये हमारा बोल्टता अधिक है थोड़ा सा कि धारा? तो धारा कहीं ना कहीं 90 डिग्री अग्रगामी है। अग्रगामी पश्चगामी, अग्रगामी मतलब आगे, पश्चगामी मतलब पीछे। देखो ये ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इससे निष्कर्ष निकला जो प्रत्यावर्ती धारा है ना, ये पाई बाई 2 डिग्री अग्रगामी है। क्या है? अग्रगामी। ये भी का मान है भी जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसके अपेक्षा ये जो आई है वो आपका अग्रगामी है। क्या है बच्चों? अग्रगामी, क्योंकि आई जीरो बराबर आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, 90 आगे है। तो यदि मैं कह दूं कि दोनों के बीच कलांतर आप निकालो, तो कलांतर मतलब इनके कोणों का अंतर, तो कलांतर आसानी से निकाल सकते हो। अधिक वाले में से कम वाले को घटाना है, अधिक वाले में से कम वाले को घटाना है, मतलब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 में से ओमेगा टी को घटाना है। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, यानी पाई बाई 2, यानी प्रत्यावर्ती बोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों के बीच का कलांतर पाई बाई 2 है, 90 डिग्री है। यानी यदि वोल्टेज की बात करें यानी धारा से, तो बोल्टता जो है पश्चगामी है पाई बाई 2, और यदि धारा बोल्टता से, धारा की हम बात करें तो धारा अग्रगामी है। कुल मिलाकर के बोल्टता पश्चगामी है धारा से, और धारा बोल्टता से अग्रगामी है। जो अधिक होगा वो अग्रगामी है, जो कम है वो पश्चगामी है। हम बोल्टता की बात करें तो कहेंगे बोल्टता में क्या है, मतलब यहाँ पे कंपेयर हुआ तो आप कहोगे कि 90 डिग्री पश्चगामी है बोल्टता। लेकिन जो हमारा यदि धारा की बात करें ये 90 डिग्री अग्रगामी है। कुछ इस प्रकार से मान के चलता हूं बच्चों, ये धारा है। क्या है? धारा। तो 90 डिग्री पश्चगामी होगा वोल्टेज। क्या होगा? वोल्टेज 90 डिग्री पश्चगामी पाई बाई 2 पश्चगामी। या कि फिर मान लीजिए ये धारा है ना, ऐसा नहीं, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो ये धारा हो जाएगा, ये धारा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। हमेशा धारा आगे रहेगा, देखो हमेशा भी से आगे, यहाँ से भी से आगे, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 2। ठीक है, तो कलांतर पता होना चाहिए, कलांतर कितना है? 90 डिग्री। ठीक, चलिए, तो ये शिखर मान आपको पता हो गया, कलांतर आप समझ गए हैं भाई साहब। VT है ना, जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे। इससे निष्कर्ष ये निकला कि भाई जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि विशुद्ध या शुद्ध संधारित्र हो, उसमें धारा जो है बोल्टता से पाई बाई 2 रेडियन अग्रगामी होता है, धारा का मान अधिक होता है, इसलिए धारा का अग्रगामी हम मानकर चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, अब हमने प्यारे बच्चों आपको समझाया था फ्रेजर आरेख के बारे में कि इन दोनों के बीच कोण को दर्शाने के लिए हम फ्रेजर आरेख का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक मान लीजिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष का निर्माण करता हूँ। यहाँ पे एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि प्रत्यावर्ती बोल्टता ओमेगा टी कोण बना रहा है, ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी, तो जो हमारा धारा है इससे 90 डिग्री अग्रगामी है, इससे 90 डिग्री अग्रगामी है बच्चों, ये सीधा 90 डिग्री, क्योंकि इस दोनों के बीच यदि ये भी है तो ये आई है, और इनके बीच का जो कोण है पाई बाई 2 है। ठीक है, यानी बोल्टता से एक्स अक्ष के साथ मान लीजिए ओमेगा टी कोण बनाते हुए भी यानी परिणामी बोल्टता है, तो बोल्टता से जो धारा अग्रगामी है तो पाई बाई 2 अग्रगामी कर देंगे। ये चीज यहाँ पे डायग्राम बना देख सकते हो आप लोग, दिक्कत ना होना चाहिए। और एक ऑलरेडी मैंने डायग्राम बताया कि बच्चों यदि हमारा ये आई है, ये क्या है? आई है, तो फिर भी क्या हो जाएगा? पश्चगामी। कितना? पाई बाई 2। ठीक है,
या कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, ये हमारा भी है, तो फिर धारा ऊपर की ओर हो जाएगा और π/2, यानी आपका A, B और C तीनों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अग्रगामी या पश्चगामी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब ये जो है विशुद्ध, मान लीजिए हमारे पास परिपथ में विशुद्ध क्या जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो, उस स्थित पर प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है बच्चों। तो यहां पर अग्रगामी कौन है, धारा है, तो ये जो आगे से 90 डिग्री अग्रगामी है तो ये क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। यहां पर लिख सकता हूं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। और जो पश्चगामी है यहां पर रेड कलर से, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना। और यहाँ पे जो अग्रगामी पश्चगामी के लिए इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक हम या तो धारा ले सकते हैं आई या भी, ठीक है, दोनों है। इसलिए तो ये जो वाला ग्राफ बन रहा है वो अग्रगामी है, इसलिए आगे से 90 डिग्री आगे से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस जो है 90 डिग्री में ही रहता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ 0 है तो 90 डिग्री पहले से लेकर चल रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा को, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से अग्रगामी है, इसलिए समझ रहे हो, क्लियर है। चलो अब हम यहाँ से एक वैल्यू निकाल कर चलेंगे कि भाई I0 बराबर कितना है, ω/CV0, है ना, ऐसा ही है ना। यहाँ पर समीकरण जो भी 4 है, समीकरण 4 से ले रहे हैं I बराबर ω/CV0। एक काम करो, ये हमारे पास V0 भी है, I0 है, ओम के नियम में इसको क्या करना, कन्वर्ट करना, ताकि ओम का नियम लग जाए। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR कहता है ना, या आप ऐसा भी कह सकते हो V/R बराबर I, या तो V/I बराबर R, ऐसा हो सकता है। तो इसको ऐसे ही कन्वर्ट कर रहे हैं कि I0 को इधर ले जा रहे हैं, ω/C को इधर ले जा रहे हैं, क्योंकि ओम के नियम से हम कंपेयर करेंगे बच्चों, ओम के नियम से ही कंपेयर करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओम का नियम क्या कहता है, R बराबर V/I, तो यहाँ पर हमारा V/I दिख रहा है, तो इसको हम R लिख सकते हैं, किंतु R नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जुड़ा है क्या, परिपथ में संधारित्र, और संधारित्र के लिए जो भी अवरोध होता है उसे कहते हैं हम प्रतिघात, जिसे हम x से दर्शाते हैं, और यहाँ पर संधारित्र के लिए है इसलिए xc से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमने xc क्यों लिया, हमारा यहाँ पे क्या जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है। यदि बच्चों यहाँ पर प्रेरक कुंडली जुड़ा होता तो उसके जगह हम ले लेते XL, क्या ले लेते, XL। ये चीज समझ रहे हो ना, ये कहां से आया, समीकरण 4 बराबर I0 नहीं, शिखर मान है, अधिकतम मान है, यहां से हम ω/C को पक्षांतर कर गुणा में, इधर आएगा भाग में, इधर ये ऊपर है जाएगा नीचे हो जाएगा, तो V/I बराबर R हम लिख सकते हैं, V/I बराबर R, किंतु परिपथ में संधारित्र जुड़ा है, परिपथ में क्या जुड़ा है, संधारित्र जुड़ा है, इसलिए इसका प्रतिघात XC होगा, इसका प्रतिघात XC होगा। हम R नहीं लिख सकते, ओम के नियम से तुलना करते हैं, लेकिन R के जगह XC लिख रही है। XC लिखने का तात्पर्य ये है क्योंकि ये परिपथ का प्रतिघात है बच्चों, इसलिए XC बराबर हो गया हमारा 1/ω/C। क्या हो गया, 1/ω/C, XC बराबर 1/ω/C। और यही हमारा क्या है, प्रतिघात है। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ विशुद्ध क्या संधारित्र जुड़ा हो, सीधारिता का संधारित्र जुड़ा हो, तब उस पर प्रत्यावर्ती प्रतिघात कितना होता है, 1/ω/C। प्रतिघात समझ लो, प्रत्यावर्ती प्रतिघात मत समझना, प्रतिघात। अब यदि ओमेगा का मान रख दें 2π/ν, ये भी नहीं है ना, न्यू है, ठीक है, ये क्या है, न्यू है, ये भी जैसा दिख रहा है ना, ये न्यू है बच्चों, क्या है, न्यू, तो ये न्यू है, क्या है, न्यू, और ये फिर C है, तो 2π/ν रख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेज हो गया, इतना तक ही करना है, यदि थ्योरम आ जाता है आएगा तो। और वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन क्या करूं, एक एक पॉइंट को समझाना जरूरी होता है। और अगले लेक्चर में हमारा आ जाएगा जब परिपथ में विशुद्ध प्रेरक जुड़ा हो तब उस पर कितना वैल्यू निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और नोट्स लेना है हैंड रिटन तो 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट कर लीजिए। 9685 29 91 49, 100 रुपीज चार्ज, वन सब्जेक्ट के बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। 100 रुपये चार्ज है बच्चों, नहीं तो कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप तो वीडियो में फ्री बोले थे, यहाँ 100 रुपये चार्ज ले रहे हैं। नोट्स के लिए ले रहा हूँ,
आपको यदि नोट्स चाहिए बेहतरीन रूप से तो आप ले सकते हैं। ओके, जय हिंद, बाय बाय।